मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। आजकल चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस लेकर के पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। दो बड़े चुनाव होने हैं, पहले दिल्ली के लिए और उसके बाद फिर चंडीगढ़ के लिए। पिछली बार 2019 में लोकसभा की 10 सीटों पर भाजपा का कब्जा था, यानी भाजपा की झोली में गई थी। और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव आए और बीजेपी 40 सीट के साथ और जेजेपी के साथ गठबंधन हुआ, सरकार बन गई और मेन ऑपोजिशन में कांग्रेस आ गई। अब 2024 में फिर तैयारी है। कांग्रेस में उथल पुथल भी है, कह रहे हैं कि बड़ा बवंडर मचा हुआ है अंदर, और एक तरफ दो तरह की रैलियों का जोर है। एक हुडा साहब कैंप यानी हुडा कैंप, उनकी रैलियों का एक के बाद एक लगातार तबातोड़ रैलियां हो रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में एसआर के नाम से यानी शैलजा जी, किरण जी और रणदीप जी, ये अलग रैलियां कर रहे हैं। ना ये उधर जा रहे हैं, ना उधर वाले इधर आ रहे हैं। अब कांग्रेस की स्थिति क्या है और रणनीति क्या है, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ, उनसे बेहतर कौन बता सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2024 की लड़ाई है। 2014 में आपकी सत्ता चली गई है ना, यूपीए दिल्ली से, और हरियाणा से कांग्रेस की सरकार चली गई। हर 5 साल के बाद मौका मिलता है। 2019 में भी सफलता नहीं मिल पाई, अब 2024 है। आपको लगता है कि 10 साल पुरानी जो निजाम थी, व्यवस्था थी, आज सरकार थी कांग्रेस की, वो वापस आ पाएगी? 2024 में 2009 रिपीट होगा पार्लियामेंट में, और असेंबली में 2005 रिपीट होगा। अच्छा, ये किस आधार पर? आधार है जनता का जो जबरदस्त, जो आपने अभी जिक्र किया आपने कि जो जबरदस्त जो रैलियां, जो लोगों का जो जनसमूह, जो जन सैलाब जो उमड़ करके आ रहा है। हमारी रैली चाहे जन आक्रोश रैली है जो विधानसभा स्तर की है, उससे पहले पार्लियामेंट स्तर की हमारी विपक्ष आपके समक्ष हुई। हमारे जो वर्कर मीटिंग है वो भी एक रैली का रूप ले लेते हैं। तो इन लोगों का जो हमारी तरफ जो रुझान है, अब आप ये देख रहे हो कि जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, प्रदेश में 35 पूर्व विधायक बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जेजेपी और इनेलो को छोड़ करके हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। 90 का हाउस है। 35 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री दूसरी पार्टियों से हमारे यहाँ आना। कुछ तो वैसे भी है ना जो आपके यहाँ से गए थे वो वापस आ गए। नहीं, कुछ और जो हमारे यहाँ से भी गए, कुछ वहाँ से थे। तो मूल रूप से बीजेपी तो 2014 से पहले हरियाणा में थी नहीं। ज्यादातर तो वहाँ कोई कांग्रेस से गया था, कोई इनेलो से गया था। हाँ। तो ये बाहर वालों को तो मना के ला रहे हैं। एक आपके भाई हैं, 2 आपकी बहनें हैं, वो रूठी हुई है या रूठे हुए हैं। उनको उन्होंने कोई कांग्रेस के खिलाफ को बयान दिया? भाई, जब उन्होंने शुरू की अपनी यात्रा, वो ऑथराइज नहीं थी। कांग्रेस, बाबरिया जी का रिएक्शन था जो आपके प्रभारी हैं कि ये ऑथराइज नहीं है। बाद में फिर आया कि नहीं ठीक है, ये भी ऑथराइज्ड है। देखो, हमारा जो दीपक बाबरिया जी जो प्रभारी इंचार्ज, उन्होंने जब कहा तो जब परिस्थितियां उनको ऐसा लगी होगी, फिर उन्होंने कुछ क्लियर की होगी अपनी पोजीशन, तो फिर उन्होंने उसको ऑथराइज कर दिया। तो उसमें परेशानी क्या है किसी को? वो कांग्रेस के तो खिलाफ कोई बोले नहीं किसी भी परेशानी ये नहीं है कि वो कांग्रेस के खिलाफ, जैसे आप लोग हमेशा कहते रहते हैं कि एक माहौल है ना, लगता है कांग्रेस से जुड़े हुए जितने लोग, उनको लगता है कि हो सकता है इस बार सरकार वापसी हो, और सब लोग यत्न कर रहे हैं। अगर सब लोग यूनाइटेड हों, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, और आपके बाद फिर बाबरिया साहब की है। आप लोग दोनों के कंधों पर बहुत जबरदस्त भार है। क्या ये संभव नहीं है कि ये सब के सब कांग्रेस के जितने लोग, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ पूरब कुछ पश्चिम, वो यूनाइट हो जाए? देखिए, हर लोकतांत्रिक पार्टी में कुछ ना कुछ मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद हैं कई तरह के। अब आप ये देख रहे हैं कि जो हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो
मुख्यमंत्री के दावेदार बने हुए हैं। कुर्सी तो एक है और मुख्यमंत्री के दावेदार कई हैं। तो इस बात के ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री की दौड़ में है। नहीं और नहीं, उसमें कई बार ज्यादा मुख्यमंत्री की दौड़ में कई मुख्यमंत्री हो जाना घाटे का सबब भी तो होता है ना। कोई नहीं, ये है कि प्रतिस्पर्धा है। हाँ, प्रतिस्पर्धा है, हेल्दी प्रतिस्पर्धा है। हम सबका सम्मान करते हैं, सबको बुलाते हैं, सबको सब जगह उनको आमंत्रित करते हैं। क्या कांग्रेस हाईकमान भी उगाह की स्थिति में है? क्योंकि उधर से सब पुराने लोग हैं। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले भी उनका बड़ा लंबा चौड़ा कद रहा है। क्या कांग्रेस हाईकमान उगाह में है? जैसे आपको याद होगा पंजाब में इलेक्शन था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी ने पूरा अधिकार, पूरा पावर और वो एक परसेप्शन बिल्डअप किया था। ये हरियाणा में तो हो नहीं रहा है। यहाँ किसी तरह का ऐसे कोई ऊहापोह नहीं है। पंजाब में जो हालात बने उससे तो बल्कि सीखने को मिला। हाँ। तो अभी आप देखो कि अभी हमारा जैसे वो तो कर्नाटक में भी थी, कह रहे थे सिद्धारमैया में। और उसमें जो हमारा डिप्टी सीएम जो समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं, DK शिव कुमार, उनके बारे में इसी तरह की चर्चा थी जैसे आप यहाँ SR की उनकी हमारी जो बात कर रहे हो उसी तरह से थी। ऐसे ही वहाँ पर कई थे तेलंगाना में। लेकिन कांग्रेस आई तब सब चीज ठीक हुआ। अधिकृत या अनाधिकृत तौर पे, है ना, सेड या अनसेड वे में कांग्रेस को कौन लीड कर रहा है अभी? आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस को जो भी है प्रदेश कांग्रेस के द्वारा ही सारा वो होता है। तो कहा प्रदेश कांग्रेस CLP SR की रैली का आपको कोई जानकारी भी नहीं, ना आपको बुला रहा है? आपको बुलाया तो नहीं ना उन लोगों ने? AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं, सीनियर लीडर हैं, वो अपना काम कर रही है, वो पार्टी का प्रचार कर रही है। हमें उनसे कोई आपत्ति है नहीं। हमने कभी कोई SR के, शैलजा के या रणदीप जी के हमने कोई, आपने हमारे कोई बात सुनी है कि कभी हमने कोई ऐसी बात कही हो कि वो, क्योंकि ऐसी स्टेज नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। अच्छा, तो मतलब आपके यहाँ तो होटल में आप बड़ी रैली कर रहे हैं, है ना? सब जगह सब लोग कर रहे हैं, उसमें हुड्डा जी भी आएंगे, उसमें बावरिया जी भी आ रहे हैं। तो आपकी जो 2 बहनें हैं और एक भाई हैं, उनको न्योता दिया है नहीं दिया आपने? नहीं, ये देखो जो होती है ना हमारे प्रदेश की, उसमें सबको बुलाया जाता है। ये हमारे ये विधानसभा स्तर की रैली है। अच्छा। इसमें सारे नेता थोड़ी आएंगे। अच्छा। विधानसभा स्तर में जो आ रहे हैं, हमने उनको हुड्डा जी को बुलाया, दीपक बावरिया जी को बुलाया और MP साहब को बुलाया। अच्छा। और कुछ हमारे आएंगे विधायक भी, और जो तो MP रोहतक वाले MP को बुला लिया आपने? बताइए, कर्नाटक में इतनी भारी जीत दिलाई, उनको नहीं बुलाया। बगल में रोहतक के भिवानी, उनको नहीं बुलाया। MP एकमात्र MP हमारे से, यहाँ से पूरे हरियाणा से। और दूसरा कि ये किसको बुलाना है किसको नहीं, ये तो तय करते हैं ना कि मीटिंग में हर एक को तो नहीं बुलाया जा सकता। तो इसीलिए ना जब हम लोग आपसे सवाल करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, सब इकट्ठा है, कोई मनभेद नहीं है। जब हम इनवाइट करेंगे उनको, वो ना आए तो फिर है। अब जब यहाँ पर ये प्रदेश स्तर की तो मीटिंग है नहीं, ये तो विधानसभा स्तर की है। ये हमने इसमें जिनको इनवाइट किया है वो आ रहे हैं। तो मतलब आपको लगा कि ये दीपेंद्र जी, बावरिया जी और हुड्डा जी, ये 3 महत्व रखते हैं तो उनको बुलाया आपने, वो 3 नहीं रखते तो उनको नहीं बुलाया। छोटी रैली में विधानसभा स्तर की को सारा हरियाणा थोड़ी आएगा। अच्छा। अब वो बड़ी लेवल की है, उनको भी हम बुला में परेशान करें, जब प्रदेश की होगी जब उन्हें बुलाएंगे। अच्छा, ठीक है, चलिए। मतलब आप कहते रहिए, हम सुनते रहते हैं, है ना? आप भी मुस्कुराते रहिए, हम भी मुस्कुराते रहते हैं। ये संगठन जब आप बने प्रदेश अध्यक्ष, है ना, अब तो चुनाव सर पर है। ये इधर हमने बस लगाई स्टैंड में और उधर चुनाव हुआ घोषित। आपका संगठन अब तक नहीं बन पाया। इतनी घुड़दौड़ हुई। हमारा, आपने अगर संगठन नहीं होता तो घर घर कांग्रेस कैसे पहुंचती? आज जो है हमारे सभी बूथ कमेटियां हमारी बन रही हैं, पार्लियामेंट कोऑर्डिनेटर हैं, असेंबली कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे ब्लॉक के जो प्रभारी हैं, जिलों के प्रभारी हैं, लगे हुए सभी उनके माध्यम से चल रहे हैं। जिनकी बात कर रहे हो आप, अभी हमारी ये
प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी है, डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन कमेटी है, सारी हमारी घोषित हो चुकी है। जो प्रक्रिया जारी है। आपने पहले लिस्ट घोषित की, उसके बाद फिर एसआर के कैंप के लोगों को उसमें सब जगह ऊपर से आया कि नहीं नहीं इनको भी उसमें डालिए। तो कुछ आदमी ऐड हुए तो उसमें दिक्कत क्या है? जो पार्टी ऐड कर पार्टी ने मैं तो पूछ रहा हूँ कि छूट गया आप लोगों से, नहीं, तो ऊपर वालों ने तो उसको आपको पता होगा कौन से ग्रुप के हैं। मेरे लिए तो सारी कांग्रेस है। अरे मुझसे ज्यादा पता तो आपको होगा कि कौन किस गोत्र का, कौन किस कैंप का है। जो कांग्रेस हाईकमान से, कांग्रेस नेतृत्व से जो आदेश आता है वो सर्वमान्य है सबका, और उसमें सभी सम्मानीय सारे कांग्रेस जन है सभी। अगर उन्होंने ऐसा महसूस किया कि इसमें कुछ और एडिशन किया जाए लिस्ट में, उन्होंने किया, वो एडिशन हो गए। ये एक कैप्टन है, कर दिया। एक कैप्टन है, कैप्टन अजय यादव। कई बार मैं उनको कहता हूं कि आपके लिए कोप भवन बना करके रखना चाहिए, कांग्रेस दफ्तर है बनाइए, अब अपने घर पे बना लीजिए। वो आजकल सुना रूठ गए, वो कह रहे हैं कि बड़ा घुटन में। अरे उनका स्टेटमेंट है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें तो घुटन महसूस हो रहा है, ये तो सोनिया गांधी है इसलिए मैं हूँ यहाँ पर। और मैंने तो अभी मैसेज पढ़ा उनका, उसमें लिखा था कि प्लीज कंसीडर माय नेम फॉर गुड़गांव पार्लियामेंट्री कांस्टिट्यूएंसी। वो तो बाद में भेजा उन्होंने, कहा कि बताइए आप आवेदन मंगवा रहे हैं, जो आदमी 7-7 8-8 बार रहा। अगर उनको कोई पीड़ा है तो वो तो वही बता सकते हैं, मुझे तो लगता नहीं। मतलब वो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दे रखी है पार्टी ने। वो नेशनल चेयरमैन है ओबीसी डिपार्टमेंट के, तो पार्टी ने, कांग्रेस नेतृत्व ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दे रखी है, और वो सभी कमेटी में मेंबर है। ऐसी कोई कमेटी नहीं जिसमें मेंबर ना हो। तो मतलब इतना कमेटी में बना दिया कि घुटन हो रही है उनको। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये कैप्टन साहब के ही शब्द हैं। मुझे नहीं लगता, बाकी अगर उन्होंने कहा है तो उसका जवाब भी वही देंगे कि वो उनको क्या परेशानी है, इस बार ये हमारी देखिए बस लगी हुई है ना, आपके होटल में ही है, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस। जरा एक बार उधर भी दिखा दीजिए। और अब दिल्ली के लिए आपने आवेदन मांगा है ना, तो कई लोग आवेदन दे रहे हैं, कई लोग आवेदन नहीं दे रहे हैं। और अब ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस। तो जो एमपी का चुनाव लड़, आप इधर आ जाइए ताकि बातचीत में उधर भी दिख जाएगा। तो जो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं है ना, जिनको दिल्ली जाना है, सुना है कि अधिकांश लोग ने फॉर्म ही नहीं भरा है ना। कैप्टन अजय यादव ने बाद में मैसेज किया, आपकी किरण जी ने नहीं भरा, चलिए विधानसभा लड़ती है। 350 लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया है। तो उन्हीं 350 लोगों में से किसी को लड़ाया जाएगा, या बाहर से फिर आप कहेंगे कि नहीं फलाने लड़ रहे, फलाने लड़ रहे? नहीं, अरे सबको सारे उसमें अप्लाई हो रहे हैं। और फिर पार्टी चाहेगी, अगर किसी को कहेगी तो पार्टी भी डिसीजन ले सकती है। जैसे हमारे पास जो एप्लीकेशन आई हैं उनको कंसीडर करेंगे, और कहीं पे जरूर समझेंगे कि पार्टी इंटरेस्ट में किसी को लड़ाना है, तो पार्टी विचार करेगी उस पर। जैसे पिछली बार ये हुआ कि सारे बड़े लोग लड़े और सारे बड़े लोग एक लाइन से धराशायी हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार ये सोच रहे कि ये वाली गलती नहीं करनी है? इसका फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने करना है, वो मेरे स्तर पर नहीं होना। जो वो फैसला लेंगे, जिसको भी वो लड़ाना चाहेंगे वो लड़ेगा। अगर इन एप्लीकेशन जो आई हैं, इनसे अलावा भी अगर कांग्रेस नेतृत्व किसी को लड़ाना चाहता है, पर्टिकुलर कोई भी कांग्रेस के लीडर्स में से, तो वो चुनाव लड़ेगा। जैसे आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर इस 10 में 9 जीत जाए, 8 जीत जाए, 10 के 10 जीत जाए, 7 जीत जाए, 6 जीत जाए, तो अल्टीमेटली तो मतलब संगठन के तौर पे आप मुखिया है ना। हुड्डा साहब सीएलपी लीडर है, बाकी लोग भी बड़े, तो आप भी तो चाहेंगे ना कि अधिकांश सीटों पे जीत हासिल हो, या पूरी की पूरी पे जीत हासिल हो। ये तो कैमरे पे तो डिस्कस होगा नहीं। तो मतलब ये है कि आपके हिसाब से कौन कौन लोग होंगे उपयुक्त जो एकदम कड़ा मुकाबला दे और सीट जीत करके लेकर के? अभी आप इंतजार करिए,
हाँ। सब सीटों पर बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे हाँ। और जीतने वाले उम्मीदवार जो क्योंकि है ये वो फॉर्म भरने का जो सारे फॉर्मूला है ना सर, ये तो कोई भी भर देता है। उनमें से तो 300 सवा 300 जो आप कह रहे हैं, उसमें सीरियस कैंडिडेट कई मायनों में, उसमें आएंगे। ठीक है, हमारे इच्छा है तो पहले बहुत सारे जो लोग भर सकते पार्लियामेंट हैं। कोऑर्डिनेटर जो कमेटी बनी है, उसके बाद प्रदेश सिलेक्शन कमेटी आएगी, फिर हमारी स्क्रीनिंग कमेटी होगी, जो सेंट्रल जो इलेक्शन कमेटी से जो कमेटी बना रखी है, हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बना रखे हैं भक्त चरण दास जी, नीरज डांगी जी इसमें मेंबर हैं, एक यशोमती ठाकुर महाराष्ट्र एमएलए है वो मेंबर हैं, तो उनकी कमेटी है, उनके साथ में स्क्रीनिंग कमेटी में फिर डिस्कस होगा। तो जो भी निकल के आएगा। हाँ, जो राज्यसभा में जो लोग हैं, क्या उनको कांग्रेस ये दांव खेल सकती है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़वा दे? हाँ बिल्कुल खेल सकती है, खेल कह सकती है। कोई भी जो राज्यसभा में है उसको भी इलेक्शन लड़ना पड़ सकता है पार्लियामेंट का, जो राज्यसभा में है और जो मजबूत है, हाँ ऑब्वियस, जो मजबूत है उनको लड़ना पड़ सकता है। लड़ना पड़ सकता है। तो रोहतक से मान के चले कि दीपेंद्र? रोहतक से दीपेंद्र भी लड़ सकते हैं, बहनजी शैलजा जी भी लड़ सकते हैं, रणदीप सुरजेवाला भी लड़ सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं लड़ सकते? मतलब आप एकदम इतना स्पेकुलेट कर दीजिएगा कि मतलब आप बहन शैलजा को कह देते कि सिरसा अम्बाला, तो मान लेता आप उनको लाके रोहतक, रणदीप जी को रोहतक, एक जींद ले गए थे उनको दूल्हा बना के बाई इलेक्शन में, सब लोग जब अशोक तंवर हुआ करते थे, है ना, तो आपको लगता है कि रणदीप सुरजेवाला को आप लड़ाएंगे रोहतक से? बहुत हमारे वरिष्ठ नेता है, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। और रोहतक में तो जब ऑलरेडी है, अगर रोहतक में राज्यसभा का एमपी लड़ाना है तो दीपेंद्र है वहाँ, हाँ, वहाँ दीपेंद्र लड़ेगा। क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो लगभग सारी सीटों पे इंटरनल तौर पे नाम तय होते जा अब रहे हैं। इंटरनल तो हमारे यहाँ भी तय है, वो पर कैमरे पे थोड़े बताने के हैं। मतलब इंटरनल तय है कि बिल्कुल 10 तय है। पे कौन लड़ेगा? हाँ बिल्कुल, मजबूती से आप देखो, वेट करो। तो 10 पे नाम तय हो चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह, हाँ? सब जगह एकदम मजबूत आदमी आएगा सारे 10 के 10 में। अच्छा, ये आपका इंडी गठबंधन वाला जो चल रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी और आपके नेताओं के बीच में बातचीत चल रही है, वो कुछ सिरे चढ़ी या रुक गई बात? देखिए, आम आदमी पार्टी हमारा नेशनल लेवल पे उनके साथ गठबंधन है। हाँ, मैं तो अभी नेशनल पार्लियामेंट की ही का- बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट इलेक्शन से कर का- रहा हूँ। पार्लियामेंट का अपना अपना दावा रख रहे हैं। हमारे उसकी कमेटी बनी हुई है, मुकुल वासनिक जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, भूपेश बघेल जी हैं, मोहन प्रकाश जी हैं, जो उस कमेटी के मेंबर हैं, वो इसमें देख रहे हैं। उनकी तरफ से हर पार्टी के नेता हैं, तो बैठ करके डिस्कस होगा। जब टेबल पर बैठ के बात करेंगे तो अपना अपना दावा पेश करेंगे। पंजाब, अगर आम आदमी पार्टी का हाँ, कहीं दावा लगेगा कि भाई ये सीट निकाल सकते हैं, हाँ, तो अवश्य उन पर विचार होगा। ऐसा लगता है और आपको खाली- हरियाणा में? अब पंजाब दिल्ली छोड़ दे, हरियाणा में ऐसा लगता है कि 10 सीट पर वो अपने बूते कहीं निकाल लेंगे? देखो, वो तो मैंने कहा ना कि टेबल पर बात करेंगे तो कोई क्राइटेरिया तो उसका तय होगा। हाँ, अभी तक तो पोजीशन ये है, हाँ, विधानसभा में लेस देन 1% है आम आदमी पार्टी की वोट, हाँ, और पार्लियामेंट में 2 पार्लियामेंट में 1%, 1 पार्लियामेंट में 2%, बाकी 7 में उनके कैंडिडेट नहीं थे। हाँ, असेंबली में 2019 के चुनाव में लेस देन 1% है, 0.6-0.7% उनकी वोट है। हाँ। फिर भी वो किसी तरह का अपना कोई दावा पेश करते हैं तो उसका वो बताएंगे आंकड़े। वो तो किस तरह से। गिव एंड टेक है ना। दिल्ली, जब आपको दिल्ली बोलेंगे तो यही हालत आपकी दिल्ली में हो जाएगी। नहीं, जब आप ये पंजाब में जाएंगे नहीं, तो वो कहेंगे कि हम भारी पड़ते हैं। ये भी आपका बिल्कुल गलत ख्याल है। हाँ, दिल्ली में 7 सीटें हैं, हाँ, 7 सीटों पे पार्लियामेंट में सेकंड नंबर पर हाँ, कांग्रेस ठीक है, लेकिन विधानसभा, और विधानसभा मैं में कह रहा हूँ कि 7 सीटों पर, अब पार्लियामेंट का चुनाव है ना, 7 सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 पे थी, आम आदमी पार्टी नंबर 3 पे थी, हाँ, और पंजाब के अंदर 13 में से 8 सीट 9 थी, एक बीच में आम आदमी पार्टी बाई इलेक्शन चलेगी, हाँ, 8 सीट आज भी कांग्रेस के एमपी हैं वहां पर। तो अपना दावा है, अगर वो होगा तो दोनों पार्टियां आपस में चर्चा कर रही होंगी, जैसे भी ये जो डिसीजन होगा सबको, सब पर लागू होगा। मतलब पंजाब गिव एंड टेक सिस्टम है, पंजाब और दिल्ली के बदले हो सकता है कहीं कहे नहीं, कि हरियाणा दिल्ली में- हरियाणा भी दीजिए हमें।
फिर बार बार हरियाणा कर रहे हो, हरियाणा में कहीं मतलब जब वोट ही 1% से नीचे है, लेस देन 1% है, तो क्लेम कहाँ से बनेगा? अच्छा, तो हरियाणा में कोई या तो गुंजाइश कोई- नहीं है। कोई एक बीच में चर्चा चली थी कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और INLD इनको भी शामिल कर दिया जाए कि एंटी बीजेपी वोट का बिखराव नहीं हो। ये राजनीतिक हलकों में चर्चा चली थी, उसकी क्या वास्तविकता है? आपने INLD को एंटी बीजेपी मान लिया कब से? राष्ट्रपति का चुनाव हो तो INLD बीजेपी को वोट देती है, राज्यसभा का चुनाव हो तो INLD बीजेपी को वोट देती है, हाँ, और जब कुछ सीट आ जाती है तो ये समर्थन नहीं मांगते बीजेपी, राष्ट्रपति के यहाँ बगैर मांगे समर्थन दे आते हैं। अच्छा, ये तो बीजेपी की ही तो बी टीम है INLD तो बीजेपी की पार्टी, बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये बीजेपी की INLD हो या JJP हो, ये शुरू से ही बीजेपी से मिले हुए हैं। तो इसका मतलब कि जो आपकी बातचीत से लग रहा है कि हरियाणा में पार्लियामेंट्री चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फिर अकेले ही जाएगी। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस अपने आप आपने में सक्षम है, वोट बहुत बता मजबूत है। दिया और INLD की आपने फितरत बहुत बता मजबूत दी, है ना? INLD की फितरत बता दी और आम आदमी पार्टी का INLD वजूद बता हमारा दिया। तो हिस्सा ही नहीं है INLD, उसका गठबंधन का, उस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। तो वो मतलब नहीं, बीच में चर्चा INLD थी के बारे में कि चर्चा ही उनको खत्म। बुलाया जाए, ये चर्चा किया तो उस जाए। पर होना जब वो गठबंधन का पार्ट हो। तो वो आपकी बात कहानी। में आम आदमी पार्टी तो गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए उस पर तो चर्चा करनी भी चाहिए। लेकिन ये INLD तो गठबंधन का पार्टी नहीं, सीधे काटा इसमें ही तो सीधा क्रॉस लगा देना चाहिए। चलिए, ये आजकल कई रैलियों में देख रहे हैं, लोग इमोशनल हो जा रहे हैं, आंखों से पानी आ जा रहा है। अभी मैं एक जगह देख रहा था, कहीं बहन गीता बुक्कल, भाई दीपेंद्र हुड्डा, है ना, पिछले चुनाव का जिक्र करते हुए वो आँख गीली हो गई, पुरानी शिकस्त याद करते हुए। इस बार आंखें गीली ना हो और चेहरा मुस्कुराता हुआ रहे। कई बार खुशी से भी आंखें गीली हो जाती हैं, लेकिन वो हमेशा दोनों तरह के आंसू होते हैं। वो फर्क पता चल जाता है। आंसू दोनों तरह के होते हैं, खुशी के भी और गम के भी। जो खुशी वाले अच्छा, रहते हैं जो उसमें रसगुल्ले का रस रहता है। जो पीछे दीपेंद्र जी को जिस तरह से हराया गया, एक साजिशन, उसमें उनको बिल्कुल जो स्पष्ट तौर से आप किसी भी आम आदमी से चर्चा करोगे कि उनको इन्होंने बेईमानी के साथ हराया, तो थोड़ा सा पीड़ा है लोगों की। और वो सभी जो रोहतक पार्लियामेंट के किसी भी हलके में गए, लोगों में बहुत भारी गुस्सा है। और आप देखना जो पूरे इंडिया में जिसने रिकॉर्ड बनाया था रोहतक से जीत का, और वो जिस तरह से उसमें हारा, तो लोगों को इस बात का दर्द है। और दीपेंद्र बहुत मेहनती, हर समय हर सुख दुख में, और कोई अहंकार नाम की चीज़ नहीं। कभी कोई ये नहीं कह सकता नहीं मुख्यमंत्री के बेटे किस तरह का व्यवहार करते हैं, इसी प्रदेश में देख लो इस तरह के जो अहंकार और घमंड है। लेकिन दीपेंद्र को कहीं पकड़ के ले जाओ, खींच के कोई कुर्ता पकड़ लो, कहीं भी कोई लेके जाओ, पूरा दिन रात को 11-12 बजे तक वो लोगों के बीच में मीटिंग करता है, सुबह से शाम तक। तो बहुत मेहनत की। तो वो भावना कुछ लोगों की होती है कि भाई कि ये आदमी कैसे लूज कर गया पीछे सीट, तो कई बार उसका फर्क। ठीक है, तो 10 में कितनी? 10 में हम कितनी? 10 के 10 जीतेंगे। दिल्ली जाने वाले 10 के 10। 10 के 10। और 90 में कितनी चंडीगढ़ के लिए? 70+। 70+। तो आप 70+, मुख्यमंत्री जी 65+ कह रहे हैं और आप 70+ कह रहे हैं। मैं 70+ कह रहा हूँ, 65+ कौन से कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं खट्टर 65। साहब। हाँ, वो खट्टर कह रहे हैं साहब। कि बस में हमें 65 सीटें ये दे खट्टर साहब। दीजिए और 10 सीटें दिल्ली के लिए दे दीजिए, कुल 75। बोले खट्टर साहब। 25 में जिसको बैठाना उसको बैठा लीजिए। खट्टर साहब ने तो ये कहा था 75 पार। हम्म, कितने आई थी पीछे? हम्म, 75 पार में 40 आई। हम्म, अब ये 65 की बात कर रहे हैं, हम्म। ये सिंगल डिजिट में समझ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। उदय भान जी हैं, आजकल सारा दारोमदार इनके कंधे पर है, प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनाव में हालांकि बाकी तमाम लोगों की अहमियत है, हुड्डा साहब का अपना कद है, लेकिन संगठन के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी होते हैं उनकी विशेष जवाबदेही है। हालांकि ये अलग बात है कि संगठन के अध्यक्ष हैं, हरियाणा कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष हैं, उस संगठन की जो संगठन अभी
बनते बनते अब तक नहीं बन पाया है। कई लोग तो कांग्रेस के कहते हैं कि हमें संगठन की जरूरत क्या है रंजन साहब, हम पिछला कई चुनाव बिना संगठन के ही लड़ चुके हैं। अशोक तंवर के जाने के बाद अब तक संगठन शायद नहीं बन पाया, नहीं बना है ना? अशोक तंवर के समय में भी नहीं बना था ना, अशोक तंवर के बाद नहीं बना। हाँ, अशोक तंवर के बाद नहीं बना। 9.5 साल से संगठन नहीं है। हाँ, 9.5 साल से संगठन नहीं है और 9.5 साल से इनकी सरकार भी नहीं है। 2024 दिल्ली दूर नहीं, ना ही दौलताबाद, बाद बाकी देखते हैं क्या होता है कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद।